नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे उपनिवेशवाद का खात्मा और साथ ही साथ शीत युद्ध। तो बच्चों, हमने पहले देखा था कि उपनिवेशवाद क्या होता है और स्वतंत्रता क्या होती है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत को उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली, अर्थात भारत से उपनिवेशवाद खत्म हुआ। तो क्या हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हमने पहले द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध को देखा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो परिणाम हुआ, मुख्य परिणाम क्या हुआ? जो यूरोप के देश थे, युद्ध तो हुआ, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इन लोगों ने मिलकर युद्ध को खत्म किया, एक तरह से जीत हासिल की। लेकिन युद्ध का परिणाम आप जानते हैं, नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। जीतने वाला भी एक तरह से जीत तो जाता है, लेकिन फिर भी से उसका नुकसान तो होता ही है। पैसे की वैल्यू तो वो ले आएगा, पैसा फिर से जमा हो जाएगा, लेकिन व्यक्तियों की जो जान जाती है वो वापस नहीं आती, लोग अपाहिज हो जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन इत्यादि भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब क्या है, द्वितीय युद्ध जब हुआ तब बारूद, बम, परमाणु बम, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया और इसके कारण से पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उससे जो यूरोपीय देश थे उनकी हालत बहुत खराब हुई आर्थिक रूप से। बहुत हद तक उनकी हालत खराब हो गई थी और इसके कारण से जो ब्रिटेन है, जिसने हमको अपना उपनिवेश बना रखा था, उसकी हालत भी बहुत खराब हो गई। पहले क्या होता था, ब्रिटेन के पास बहुत ज़्यादा धन वैभव था, लेकिन युद्ध के चक्कर में उसके आर्थिक संसाधन बहुत हद तक नष्ट हो गए थे। साथ ही साथ वो भारत से भी बहुत सारी चीज़ें लेकर चले जाते थे। अब क्या हुआ, उनका एक तो आर्थिक संसाधन भी उनके नष्ट हो गए, दूसरा उनका कंट्रोल जो था वो बहुत हद तक भारत से हट गया। अर्थात भारत के लोगों को अब ये एहसास होने लग गया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से दूसरे देश जो स्वतंत्र हैं अपना काम करते हैं, और हमारे जो लोग हैं जैसे युद्ध के लिए वो भारत के लोगों को भी ले जाते थे, तो हमें तो परेशानी है। और उस समय पे भारत में जो राजनीतिक स्तर पे जो लोग थे उनका भी जो बहुत हद तक प्रभाव बढ़ गया था, उनको बहुत चीज़ों का अनुभव था, बहुत ही समृद्ध तौर पे राजनीति भी आ गई थी, साथ ही साथ लोगों के सोच विचार करने की स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी हो गई थी। तो इसके कारण चूंकि ये बहुत हद तक माहौल उस समय जो था, पावर जो था वो बट गया था। और दुनिया के जो दो सबसे शक्तिशाली देश थे वो बन गए थे अमेरिका और रूस। अमेरिका चूंकि खुद पहले उपनिवेश के देश थे जिन्होंने मिलकर अमेरिका बनाया था, और जो रूस था वो साम्यवादी देश था। तो ये देश खुद इस प्रकार की स्थितियों से उठकर आए थे, तो इनके मन में भी ये था कि हम अधिक से अधिक देशों को उपनिवेश से मुक्त करें और अपना प्रभाव उन देशों पर चलाएं, अर्थात उन देशों पर इस प्रकार की स्थिति हो कि इनसे उनको लाभ हो, बल्कि जब यूरोप के देश थे उनको लाभ ना हो। ये दोनों देश उपनिवेशवाद का विरोध करते थे। अब चूंकि दो शक्तिशाली देश उपनिवेशवाद के विरोधी हैं, जो कि सबसे शक्तिशाली है दुनिया में, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो भी उपनिवेशवाद का विरोधी था। तो ये जो देश थे, इसके साथ साथ भारत ने भी बहुत लंबा संघर्ष किया था, और भारत की स्थिति भी ऐसी हो गई थी कि अब उसे गुलाम नहीं रखा जा सकता था। ये बात न सिर्फ भारत के लोगों को समझ आ गई थी, बल्कि ब्रिटेन को भी ये समझ आ गया था कि अब भारत को अपने कंट्रोल में रखना संभव नहीं है। युद्ध के बाद ब्रिटेन जो था उस वो खुद बहुत हद तक कर्जदार हो गया था। पहले उसके पास बहुत धन संसाधन थे, लेकिन फिर उसको भारत से भी धन संसाधन कर्ज के रूप में लेना पड़ रहा था, ये हालत आ गई थी। और जो देश थे
जब युद्ध हुआ था तब उन्होंने, जो मित्र देश थे जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ये सभी जो थे, इन्होंने इस बात को लेकर लड़ाई लड़ा था जर्मनी से कि हम इनको आज़ाद करेंगे, फ्रांस को। और इसके बाद फिर जब फ्रांस की आज़ादी उन्होंने कराई तो वो खुद इस बात को नहीं कह सकते थे कि चूंकि हमने उसको आज़ाद करा तो हम बाकियों को गुलाम रखेंगे, इनको बस आज़ाद करेंगे। ये भी बात नहीं हो सकती थी। और ये बात बहुत हद तक सबको लगने लगा था कि अब उपनिवेशवाद बनाए रखना संभव नहीं है। पूरी दुनिया में एक तरह का माहौल आ गया था कि उपनिवेशवाद खत्म होना चाहिए, किसी को किसी का गुलाम नहीं बनना है, हर किसी को आज़ाद करना है, हर कोई अपने हिसाब से जी सके। और इसके साथ साथ अमेरिका और रूस को अपने व्यापार भी बढ़ाने थे, क्योंकि पूरी दुनिया में व्यापार अलग तरह का था उस समय, तो इनको अपना व्यापार भी बढ़ाना था। वो अपने आप को दिखाना चाहते थे कि हम सभी की रक्षा करने वाले हैं, जो उपनिवेश हैं हम उनकी रक्षा करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार की वो बातें करते थे कि अब उनको क्षेत्र जो थे, दुनिया के अलग अलग देश थे, तो यहाँ पे अमेरिका और रूस दोनों अपना प्रभाव डालना चाहते थे। और ये चाहते थे कितना अधिक से अधिक देश उनके प्रभाव में है, ताकि उनका सत्ता बने रहे, उनका जो महत्व है पूरी दुनिया में बना रहे। और साथ ही साथ उपनिवेश का वो विरोध करते थे, खुद इस चीज़ को वो चाहते थे। उनके लिए ये निश्चित तौर पे था, जो हमने पहले देखा था रूस की सत्ता किस प्रकार से थी, अमेरिका की सत्ता किस प्रकार से थी। न्यू डील का प्रोग्राम अमेरिका में चल रहा था, रूस साम्यवादी देश था, जहाँ पे भी उसके जो शासक थे वो इस तरह के थे कि लोगों को अधिक से अधिक वो लाभ दिलाना चाहते थे। रूस ने 1940 में तक जब उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्थ बना लिया था, तो उन्होंने साम्यवादी चीज़ों का महत्व समझ लिया था और वो इसका लाभ दूसरों को भी देना चाहते थे। तो भारत और अन्य जैसे जो देश थे उस समय ऐसे हालात बन गए कि उनको इससे बहुत फ़ायदा हुआ। जो आंदोलन था, चूंकि भारत में आंदोलन चल ही रहा था, यहाँ नेतृत्व तो कई बार यहाँ चुनाव भी हो चुके थे, 3-4 बार चुनाव हो चुका था। और फिर हालत ये बन गई थी कि अब भारत जो था वो खुद को अपने आप को समर्थ बना सकता है और अपने देश को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन यहाँ एक परेशानी और भी थी, और वो थी एक बड़ी परेशानी। आप जानते ही हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अमेरिका ये चाहता था कि जो सत्ता है वो जनता को मिले। रूस में साम्यवादी शासन था, जो ये चाहता था कि साम्यवादी तरीके से यहाँ पे गठन हो सरकार का। तो अब यहाँ पे सत्ता किसे मिलेगी? चूंकि हम जानते हैं भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे अलग 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 जाति, धर्म, विचार, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तब यहाँ पे एक हद तक ये परेशानी थी कि ये कही जाती थी कि चूंकि यहाँ पे तो बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, आपस में मिलकर नहीं रह सकते, खेमों में बटे हुए हैं, कोई एक खेमा है, कोई दूसरा खेमा है, कोई तीसरा खेमा है। तो अब इस देश को किस प्रकार से कौन कंट्रोल कर पाएगा? लेकिन हमारा देश, जैसा आप जानते हैं, अनेकता में एकता हमारे देश की खूबी रही है। न सिर्फ पुराने समय से, बल्कि आज भी वो चीज़ें आप देख सकते हैं, कोई भी परेशानी आती है तो देश एक साथ खड़ा हो जाता है। तो यही चीज़ वहाँ पे भी आई 1947 में कि किसी भी प्रकार से जो खेमा है वो जो है वो हमारे देश पे नहीं था, लोग बटे हुए नहीं थे। तो उसके कारण से हमें इस चीज़ के लिए बहुत हद तक ये चीज़ें हुई कि चूंकि खेमा नहीं था, लोग एक साथ मिलकर आ सकते थे, तो उस प्रकार से परिस्थितियां बनी। साथ ही साथ अंबेडकर जो थे, डॉक्टर अंबेडकर जो थे, उन्होंने भी जो दलित थे उनके लिए चिंता की कि किस प्रकार से उन्हें शामिल किया जाए। उन्होंने, आप समझ सकते हैं कि एक तो लड़ाई का तरीका होता है और एक सबको मिलकर चलाने का तरीका होता है। तो उस समय पे जो हमारे नेता थे वे मिलकर चलने का सोच रहे थे और वो ये रास्ते निकाल रहे थे कि किस प्रकार से सबको शामिल किया जाए। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जो थे, उन्हें दलितों के लिए सोचा कि किस प्रकार से उनको इसमें शामिल किया जाए। उसी प्रकार अन्य जाति धर्म के लोग जो थे, अलग अलग विचारों के जो लोग थे, उन्होंने तरीके ढूंढे कि किस प्रकार से ये पूरा सिस्टम बनाया जाए कि सारे लोग मिलकर रह सकें। और मीटिंग्स और अन्य प्रकार के तरीकों से उन्होंने ऐसी व्यवस्था निकाली कि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सकें। अब अंग्रेज जो थे, अर्थात जो ब्रिटेन के लोग थे, वो इसका लाभ उठाते थे। वो ये कहते थे
कि लोग अलग अलग जाति धर्म के हैं, विचार के हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। साथ ही साथ जो किसान सब में किसानों का संगठन था और अन्य प्रकार के विचारों के लोग थे, वो भी इन चीज़ों को उठा रहे थे कि मतलब बताने का तरीका ये था कि किसी भी प्रकार से वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये बातें आ रही थी। इसके साथ साथ देश में चूंकि स्वतंत्रता मिलने में देर हो रहा था, तो जो सेना था, सेना की ओर से भी विद्रोह की बातें आ रही थी। सेना और नौसेना जो था, उनके मन में भी राष्ट्रवादिता का विचार आ चुका था और वे भी विद्रोह कर रहे थे। 1946 में अरब सागर में विद्रोह हुआ था बहुत हद तक, जिसे जाना जा सकता है कि पूरा हर वर्ग जो था देश का वो आज़ादी चाहता था। साथ ही साथ भारत जो था 500-600 हिस्सों में बटा हुआ था, तो वहाँ अलग अलग हिस्से बटे हुए थे। तब यहाँ पे ये परेशानी थी कि किस प्रकार से उनको भारत का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन जो भारत का शासन था, अधिकतर राजा जो थे इसके लिए तैयार नहीं थे। तो अधीनस्थ राजाओं को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो चाहें तो जिसके भी साथ जा सकते हैं। तो ये प्रयास बहुत लंबे समय तक किया गया, अर्थात कई साल इसमें लगे कि किस प्रकार से सभी देशों को इसमें जोड़ा जाए। और इसके बाद भारत में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो था, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ साथ देश में लोकतंत्री चुनाव हुए और बहुत अच्छे से सारे कंडीशन को संभाला गया। हाँ, ये जरूर हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। बांग्लादेश जो था वो भी वहाँ पे बना आगे चल के। तो ये जो स्थितियाँ थी, इन सब स्थितियों के बावजूद भारत ने अनेकता में एकता का प्रदर्शन किया और पूरे सभी प्रकार के जाति धर्म विचार नस्ल के लोग एक साथ आकर देश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा कारण बने। तो ये था बच्चों कि किस प्रकार से हमारा देश उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ। चूंकि आंदोलन होते रहे, लंबे समय तक आंदोलन होते रहे और इनके कारण देश को आज़ादी मिली। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से दूसरे जो देश थे उनको उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली। साथ ही साथ देखेंगे कि विरोध, एक और चीज़ हम इसमें देखना रह गया है कि जो यहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, तो हम देख रहे थे कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, अर्थात देश को स्वतंत्र कराने के लिए सिर्फ 1947-45 की बात नहीं थी, ये लंबे समय से चल रहा था। लगातार आंदोलनों की एक लंबी श्रृंखला है जिसके कारण हमें आज़ादी मिली। तो देखिए, सन 1750 से ये प्रारंभ हो गया था। 1750 में विरोध प्रारंभ हो गया। इसके बाद 1856 में जो ये बड़े विरोध हैं, वो हम जिसको बहुत हद तक देखा जा सकता है, विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों में भी मिलता है। बहुत बड़े आंदोलन जो थे वो है संथाल में हुआ। ये 1857 में, 1857 का कहानी तो आप बहुत सुन चुके होंगे। 1857 एक लंबा, कहना चाहिए कि लोगों की कहानियों में आता है, लोगों के जिक्र में आता है। रानी लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे और बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया था। इसके साथ साथ 1910 में भी एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ था। ये लंबे समय तक भारत का जो इतिहास रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं। जो 1910 में है, बस्तर का भूमकाल विद्रोह हुआ। इसके अलावा 1947, 1942 और बहुत सारे, तेलंगाना विद्रोह हुआ, किसान विद्रोह हुआ, बहुत सारे चीज़ें हुई। और फिर उसके कारण, क्योंकि वैचारिक रूप से भारत के लोग गुलाम नहीं थे, उनको बलपूर्वक गुलाम बनाया गया था, लेकिन वैचारिक रूप से उनके पास लोग थे और साथ ही साथ किसान भी शामिल थे, शिक्षित वर्ग भी शामिल थे, मजदूर भी शामिल थे, व्यापारी वर्ग भी। इन सभी के मिलने से ही, चूंकि स्वतंत्रता का विचार काफ़ी लंबे समय से चालू हो गया था, जो ये काम था 1885 से इस दिशा में काम हो चुका था। और भारत में न सिर्फ विद्रोह हो रहा था, बल्कि ये भी विचार लगातार चलते रहता था कि किस प्रकार से जब देश आज़ाद होगा तो उसका संचालन किया जाएगा। भारत में राजनीतिक तौर पे भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी दुनिया का
अपना इतिहास देखा था, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भी बहुत सारे नेता जो थे, जो कांग्रेस का गठन जब हुआ था तो उस समय इस चीज़ को सोचा जा चुका था कि अगर देश आज़ाद होता है, देश का संचालन कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से हम देश को खुद संभाल सकते हैं। तो इस प्रकार से एक मनोदशा बनाई जा रही थी, लंबे समय तक मनोदशा बनाई गई। और फिर जब देश इस सब चीज़ को कर रहा था तो उसके समक्ष कई चीज़ें थी, जाति का, भाषा का, प्रांत का, धर्म का, बहुत सारे वैचारिक मनोभेद भी थे साथ साथ, आपने देखा होगा। लेकिन इन विविधताओं को हटाते हुए राष्ट्र के लिए एक करना, अर्थात अनेकता में एकता, ये चीज़ें हुई। और फिर इसमें एक चीज़ और भी था कि मुख्य तौर पे आपने देखा होगा कि लोग संकट के समय में परेशान हो जाते हैं, लेकिन भारत ने एक चीज़ बहुत अच्छा किया, चूंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं थी। भाषाओं की विविधता थी, पूरा देश फैला हुआ था सब तरफ से, तो बहुत सारी भाषाएं थी, लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई बंगला बोल रहा है, इस प्रकार से अलग अलग था। तो अब भारत के लोगों ने क्या किया, अपने आपस में कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया, चूंकि अंग्रेजी सभी समझते थे, अर्थात जो अंग्रेजों की भाषा थी उसी का ही प्रयोग किया गया। और सर्वोपरि भाषा जो अंग्रेजों का था उसका प्रयोग हुआ, साथ ही साथ जो दूसरे देश थे वहाँ पे अंग्रेजी, फ्रेंच, डच इत्यादि का भी प्रयोग किया गया। हमारे देश में जो था अंग्रेजी का ही प्रयोग किया गया। तो पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि मान लीजिए कोई हिंदी बोलने वाला है, तमिल बोलने वाले से बात नहीं कर पाएगा, तो आपस में इंग्लिश के जो शब्द हैं उनसे बात कर लिया जाता है। इसी प्रकार की व्यवस्था कुछ की जाती थी, आपस में कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार से किया जाता था। साथ ही साथ हमारे संघर्ष में न सिर्फ भारत के स्थानीय लोग थे, बल्कि ऐसे भी लोग थे हमारे बीच में जिन्होंने आधुनिक ज्ञान प्राप्त किया था, विदेशों से भी पढ़ के आए थे। जब वो सभी मिलकर एक ही स्थान पर आकर आंदोलन करने में लग गए तो पूरी दुनिया का ज्ञान आंदोलन के लिए भारत को मिला, और इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। न सिर्फ आंदोलन के समय हुआ, बल्कि आंदोलन के बाद भी देश को खड़ा करने में बहुत सारे लोगों का इसी प्रकार से योगदान रहा, जिन्होंने पूरी दुनिया की चीज़ों का अध्ययन किया था, बहुत सारे उन्होंने ज्ञान अर्जन किया हुआ था, उन सब का फायदा भारत को मिला। तो ये सारी घटनाएं जो हैं भारत के उपनिवेश से मुक्ति की थी। और इसके अलावा लोकतांत्रिक तरीके भी जो हैं, तो जो हमने बताया था कि 1880 से ही राजनीतिक विचारधारा 1880 से ही आ गई थी, गठन हो गया था पार्टी का, और साथ ही साथ लोग इसके लिए सोचने लगे थे। और जो चुनाव हुआ 1919 में, 1935 में जो चुनाव हुए उसमें लोगों ने भागीदारी दिखाई और अपने आप को एक तरह से परिपक्व लोकतंत्र के लिए खुद ब खुद तैयार कर लिया था। और इसके कारण एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व हुआ। जो कांग्रेस पार्टी थी उसने बहुत हद तक लोगों को इसके लिए रास्ता दिखाया। और अब जो आने वाला समय है, हमने देखा है बच्चों कि आप लोग को भी भविष्य में अपना मतदान करना होगा, लोगों को चुनना होगा, जिसके लिए आपको ये सब चीज़ें समझना होगा कि किस प्रकार से अधिक लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है, किस प्रकार से अच्छे लोगों का चयन करके उनको भेजा जाता है, और वो अगर हमारा नेतृत्व करते हैं तो वो और अच्छे से देश को चला सकते हैं। जैसे आपने देखा कि लंबे समय तक संघर्ष चला, संघर्ष कभी ठंडा नहीं हुआ, लगातार संघर्ष चलते रहा। जो स्थितियाँ आई विश्व युद्ध के बाद, उससे हमें बहुत हद तक और सहयोग मिला, और ये सारी परिस्थितियाँ मिलाकर भारत को उपनिवेशवाद से मुक्त करने के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता बना। तो उपनिवेशवाद में आज के लिए इतना ही साथियों, हम फिर आपसे मिलेंगे, जरूर और चर्चा करेंगे उपनिवेशवाद में। अभी और भी चीज़ें हैं जिसे हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं पी सूरा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।